नमस्कार दोस्तों। अगर किसी घर में हर रात ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज आने लगे जबकि वहां कोई रहता ही नहीं, तो क्या आप उस घर में एक भी रात रुक पाएंगे, या फिर आप भी उन लोगों में से होंगे जो सुबह होने का इंतजार करते हैं बिना पीछे मुड़े। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं बल्कि एक ऐसे घर की सच्चाई है जहां हर रात कुछ ऐसा होता था जिसे कोई समझ नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चन्ना और आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। अगर आपको सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे जो कहानी है वह आपको अकेले अंधेरे में जाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। और हाँ, आज की यह कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी। धन्यवाद भाई तुम्हारी कहानी के लिए। तो चलिए अब चलते हैं उस घर की तरफ जहां हर रात कोई ऊपर से नीचे उतरता था, लेकिन उसे किसी ने देखा भी नहीं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब हम शहर की भागदौड़ छोड़कर एक शांत जगह पर बसने आए थे। मैं, मेरी पत्नी नेहा, हमारी 7 साल की बेटी मीरा और मेरी माँ, हम चारों एक पुराने पुश्तैनी घर में रहने आए थे। घर बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही अजीब महसूस होता था। पहली ही नजर में घर बड़ा और अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही अंदर गए एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, खासकर सीढ़ियों के पास। घर 2 मंजिला था। नीचे हम रहते थे और ऊपर कुछ कमरे थे, लेकिन उनमें से एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उस कमरे का दरवाजा इतना पुराना था कि उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे सालों से उसे किसी ने छुआ ही ना हो। मैंने जब माँ से पूछा, माँ ये ऊपर वाला कमरा किसका है, तो उन्होंने जवाब देने से पहले एक लंबी चुप्पी रखी। फिर धीरे से बोली, उस कमरे के बारे में ज्यादा मत पूछो और रात में तो बिल्कुल उसके पास मत जाना। उनकी आवाज में डर था जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन छुपा नहीं सकी। मैंने इसे बस उनकी पुरानी सोच या अंधविश्वास समझकर छोड़ दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था। हम थके हुए थे इसलिए जल्दी सो गए। करीब रात के 1:40 पर मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी, टक टक, जैसे कोई ऊपर लकड़ी पर धीरे धीरे चल रहा हो। पहले मैंने सोचा शायद हवा की वजह से घर की लकड़ी हिल रही होगी। मैंने करवट बदली और सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, टक टक। अब सिर्फ आवाज नहीं थी, यह पैटर्न था, जैसे कोई जानबूझकर चल रहा हो। धीरे धीरे सोच समझकर मैं उठ बैठा। मेरे साथ नेहा भी जाग गई। क्या हुआ, उसने नींद में पूछा। मैंने धीरे से कहा, ऊपर कोई चल रहा है। नेहा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया, पुराना घर है, लकड़ी होगी, सो जाओ। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। वो आवाज कुछ मिनट तक चलती रही और फिर अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर रोक दी हो। अगली रात सबसे अजीब चीज हुई। करीब वही समय, रात के 1:40, फिर वही आवाज, टक टक, लेकिन इस बार आवाज सिर्फ चलने की नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीधे उस बंद कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हो। मैं धीरे धीरे उठा, दिल तेज धड़क रहा था। मैंने फोन उठाया और टॉर्च चालू की, सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी, या शायद मेरे डर की वजह से ऐसा लग रहा था। सीढ़ियां चढ़ते समय घर इतना शांत था कि अपनी ही सांसें बहुत तेज सुनाई दे रही थी। ऊपर पहुंचते ही सब अचानक शांत हो गया, पूरा सन्नाटा, जैसे कुछ था ही नहीं, सिर्फ वो बंद कमरा। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। दरवाजा पुराना था, लकड़ी का, थोड़ा झुका हुआ। मैंने हाथ लगाया और उस पर
दरवाजा बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने जैसे ही हाथ हटाया, अंदर से बहुत हल्की आवाज आई, खोल दो। मैं वहीं जम गया। मेरी सांस रुक गई। मैं पीछे हटने वाला ही था कि अचानक नीचे से मेरी बेटी मीरा की आवाज आई, पापा ऊपर कौन है? वो मुझे देख रहा है। मैं तुरंत भागकर नीचे आया, लेकिन नीचे सब कुछ सामान्य था। मीरा अपने कमरे में सो रही थी। नेहा भी गहरी नींद में थी और मेरी माँ अपने कमरे के बाहर बैठी थी, जाग रही थी, मानो उन्हें पता हो कि कुछ हुआ है। मैंने उनसे घबरा कर पूछा, माँ ऊपर कौन है? उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, बस धीमी आवाज में कहा, अब तुमने उसे सुन लिया है, अब वो तुम्हें भी सुनेगा। मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या था, लेकिन उस रात के बाद हर रात ठीक उसी समय 1:40 पर वही आवाज आने लगी। और अब सिर्फ चलने की नहीं थी, बल्कि कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उस दरवाजे के अंदर से सांस ले रहा हो, बहुत धीरे, बहुत करीब से। उस रात के बाद घर का माहौल बदलने लगा था। अब सिर्फ रातें ही नहीं, दिन भी अजीब लगने लगे थे। मैंने कई बार खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब एक ही चीज बार बार होने लगे तो वहम और हकीकत के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। हर रात 1:40 पर वही आवाज, टक 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 टक। और अब यह आवाज सिर्फ ऊपर से नहीं आती थी, कभी सीढ़ियों से, कभी सीधे हमारे कमरे के ऊपर से, और कभी ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे हमारे कमरे के बाहर खड़ा होकर हमें देख रहा हो। मेरी बेटी मीरा अब रात में सोते सोते अचानक उठ जाती थी। वो कहती थी, पापा वो अंकल फिर आ गए, वो दरवाजे के पास खड़े हैं। लेकिन मैं बाहर देखता तो कोई नहीं होता, बस खाली अंधेरा। धीरे धीरे मेरी नींद कम होने लगी थी। नेहा भी अब चुप रहने लगी थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, बस रात में कभी कभी अचानक उठकर ऊपर की तरफ देखती रहती, जैसे उसे कुछ सुनाई दे रहा हो जो मुझे नहीं सुनाई देता। एक दिन मैंने तय किया कि अब मैं सच जान कर रहूंगा। मैंने अपनी माँ से साफ साफ पूछा, माँ इस घर के ऊपर वाले कमरे में क्या है? इस बार उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बहुत देर बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है तो उस कमरे को मत खोलना। यह सुनकर मैं और ज्यादा बेचैन हो गया। उस रात मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऊपर जाके देखूंगा। जैसे ही रात के 1:40 हुए, वही आवाज शुरू हुई, टक टक। इस बार मैं तैयार था। मैंने टॉर्च उठाई और सीधा धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे घर मुझे रोक रहा हो, जैसे दीवारें कह रही हूं मत जा, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। ऊपर पहुंचते ही वही सन्नाटा था और बीच में वह बंद कमरा। इस बार दरवाजा थोड़ा सा हिला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। मैं धीरे धीरे पास गया और जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, अंदर से आवाज आई, अब तुम आ गए। मैंने झटके से दरवाजे की तरफ देखा। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और उसी पर दरवाजे के नीचे की दरार से किसी की परछाई हिलती हुई दिखाई दी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो परछाई मेरी नहीं थी। और तभी नीचे से मेरी बेटे की चीख सुनाई दी, पापा मत खोलो, वो मेरे कमरे में है। मेरी बेटी की आवाज सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पापा मत खोलो, वो मेरे कमरे में है। ये सुनकर मैं सीधा नीचे भागा। सीढ़ियां उतरते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे से मुझे रोक रहा हो या मेरे कदम भारी होते जा रहे हों। नीचे पहुंचते ही मैं सीधा मीरा के कमरे में गया। कमरा अंदर से बंद नहीं था, दरवाजा धीरे धीरे खुला और जो मैंने देखा उसने मेरे दिमाग को हिला दिया।
मीरा अपने बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खुली थी, लेकिन वो मुझे नहीं देख रही थी। वो किसी ऐसे को देख रही थी जो कमरे में मेरे पीछे खड़ा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मीरा, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने धीरे धीरे से अपनी उंगली उठाकर कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वो अंकल अभी यहीं थे। मैंने टॉर्च वहां मारी। कोना खाली था, लेकिन उस कोने में फर्श पर हल्की सी नमी थी, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। मैंने मीरा को गोद में उठा लिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। नेहा भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगली सुबह मैंने घर के हर कोने को अच्छे से देखा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसी ऊपर वाले कमरे पर था। मैंने सोचा शायद माँ कुछ छुपा रही है। मैं सीधे उनके पास गया। माँ, सच बताओ, उस कमरे में क्या है? इस बार माँ चुप नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज बहुत धीमी थी। वो कमरा अब भी खाली नहीं है, मैंने कहा। मतलब? माँ ने मेरी तरफ पहली बार सीधा देखा। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे वो कई रातों से सोई नहीं हो। उन्होंने कहा, जो उस कमरे में है वो बाहर निकलना चाहता है, और अब उसने तुम्हें सुन लिया है। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी डर में बदल गई। ये सब क्या बात कर रही हो? माँ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ बहुत ठंडी थी, और उन्होंने कहा, कल रात तुमने उसे जवाब दिया था, याद है? मैं रुक गया। मैंने कुछ नहीं कहा था, या शायद कहा था। मुझे याद आने लगा जब मैंने ऊपर जाकर कहा था, जो भी है सामने आ। मेरे पूरे शरीर में झटका लग गया। माँ ने धीरे से कहा, अब वो दरवाजे पर नहीं रुकेगा। और उसी रात ठीक 1:40 पर पहली बार आवाज ऊपर से नहीं आई, बल्कि हमारे कमरे के अंदर से आई। टक टक टक। मैं और नेहा दोनों अचानक उठ बैठे। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी दीवार पर पड़ रही थी। मैंने धीरे से टॉर्च उठाई। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा पास से। टक टक। और जैसे कोई कमरे के कोने में लकड़ी पर उंगली मार रहा हो। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी कसकर थी कि दर्द होने लगा था। मैं धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ बढ़ा। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, और जैसे ही रोशनी कोने पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी, बहुत हल्की, बहुत धुंधली, जैसे कोई दीवार से चिपका हुआ खड़ा हो। और तभी वो परछाई धीरे धीरे ली, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। वो सीधा मीरा के कमरे की तरफ जा रही थी। मैं तुरंत भागकर मीरा के कमरे में गया। दरवाजा खोलते ही मीरा बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं देख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, बहुत हल्की, डरावनी मुस्कान। मैंने जोर से कहा, मीरा, कौन है यहाँ? उसने धीरे से कहा, वो अंकल अब मेरे साथ रहते हैं। मेरे शरीर में सन्नाटा दौड़ गया। मैंने नेहा की तरफ देखा। वो भी पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो कुछ देख ही नहीं पा रही हो। मैंने मीरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी घर के ऊपर से आवाज आई, जोर से, क्रैक, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। और उसी पल माँ की आवाज ऊपर से आई, अब देर हो गई है। मैं सीधा ऊपर भागा। सीढ़ियां अब बहुत लंबी लग रही थी, जैसे खत्म ही नहीं हो रही हो। ऊपर पहुंचते ही वही बंद कमरा अब पहली बार पूरी तरह खुला हुआ था। दरवाजा अंदर की तरफ झूल रहा था, और अंदर से बहुत तेज ठंडी हवा आ रही थी। मैंने टॉर्च अंदर डाली, और जो देखा उसके बाद मैं आज तक भूल नहीं पाया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, और उस झूले के सामने माँ खड़ी थी,
लेकिन वो अकेली नहीं थी। उनके पीछे एक और परछाई थी और इस बार वो साफ दिख रही थी। किसी आदमी की नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की जो अब यहाँ नहीं होना चाहिए था। और माँ ने पहली बार पूरी सच्चाई बताई। ये घर उसे रोकने के लिए था, लेकिन अब उसने किसी को अपना रास्ता बना लिया है। माँ की बात सुनकर मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने कांपते हुए पूछा, माँ आखिर कौन है वो? माँ ने कमरे के अंदर कदम रखा। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। कमरे में वर्षों की बंद हवा की एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। हर चीज पर धूल जमी हुई थी। एक कोने में टूटी हुई लकड़ी की अलमारी थी। दूसरी तरफ एक पुराना पलंग पड़ा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच रखा हुआ है लकड़ी का झूला बिना किसी के छुए अब भी धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई। वहां कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत ध्यान से हमें देख रहा हो। माँ ने धीमे स्वरों में कहा, रोशनी बंद मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी टक टक। इस बार आवाज झूले से नहीं आई, आवाज कमरे के पिछली दीवार से आई। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमा दी। दीवार पर किसी ने नाखूनों से लंबी लंबी खरोंचे बना रखी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की हो। मेरी धड़कनें तेज हो गई। ये निशान किसके हैं? मैंने पूछा। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही नीचे से नेहा की घबराई हुई आवाज आई, रवि जल्दी नीचे आओ, मीरा फिर से किसी से बातें कर रही है। मैं बिना कुछ सोचे नीचे भागा। मीरा अपने कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह बहुत धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं था। मैं उसके पास गया। मीरा, उसने बिना पीछे देखा। पापा आप धीरे बोलिए, इन्हें शोर पसंद नहीं है। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने उसका कंधा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे नहीं, मेरे पीछे किसी और को देख रही हो। उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, पापा ये कहते हैं कि ऊपर वाला कमरा अब खाली नहीं रहेगा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन उसी पल ऊपर वाली मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी। गर्र। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना संदूक पूरे कमरे में खींचा जा रहा हो। मैंने ऊपर देखा। छत से बहुत बारीक धूल नीचे गिरने लगी और फिर दम, इतनी जोर से कि आवाज आई। पूरा घर कांप उठा। माँ सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर घबराहट पहले से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, आज रात वो पहली बार उस कमरे से बाहर निकला है। माँ की बात सुनते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि हर किसी के सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने घबराकर पूछा, माँ आखिर कौन है वो? माँ ने तुरंत मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसका नाम मत लेना, और सबसे जरूरी बात, आज रात इस घर में कोई भी अकेला नहीं रहेगा। मैंने पहली बार माँ की आंखों में इतना डर देखा था। हम चारों बैठक में आकर बैठ गए। मैंने घर की सभी लाइटें जला दी। घर की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 1:32, 1:35, 1:38। किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई एक भी शब्द बोले। फिर 1:40 पूरा घर एकदम शांत हो गया। इतना शांत कि बाहर चल रही हवा की आवाज भी बंद हो गई। और तभी ऊपर वाली मंजिल से टक, एक कदम, फिर टक, दूसरा कदम, फिर टक 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 टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा हो। मेरी नजर सीढ़ियों पर टिक गई। नेहा ने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिया। मीरा अपनी दादी से लिपट गई। कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। टक टक। अब
वह सीढ़ियां उतर रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात, लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थीं। इस बार कदमों की आवाज तो आ रही थी, लेकिन सीढ़ियां बिल्कुल नहीं चरमराई, जैसे उन पर कोई भार ही ना हो। धीरे धीरे वो आवाज सीढ़ियों के आखिर पायदान तक आ गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने टॉर्च उठाई, सीढ़ियों की तरफ रोशनी डाली, वहां कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि तभी मीरा ने कांपती आवाज में कहा, पापा सीढ़ियों पर मत देखो। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। वह मेरी तरफ देख रही थी, मेरे पीछे देख रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, वो पापा आपके ठीक पीछे खड़ा है। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी। उसी समय मेरी गर्दन के पीछे बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई, इतनी ठंडी कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। मेरे कान के बिल्कुल पास बहुत धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, ऊपर मेरा कमरा है, वापस कर दो। मेरी चीख निकल गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई। रोशनी पूरे कमरे में घूम गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। निशान बैठक से शुरू होकर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ नहीं, बल्कि सीधे मीरा के कमरे की ओर जा रहे थे। और उन निशानों के आखिर में मीरा के कमरे का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। उस आवाज ने पूरे घर की खामोशी को चीर दिया। हम चारों की नजर उसी दरवाजे पर टिक गई। दरवाजा पूरी तरह खुला, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। कमरे की लाइट बंद थी, खिड़की भी बंद थी, फिर भी पर्दे ऐसे हिले थे जैसे अंदर तेज हवा चल रही हो। माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, रवि अंदर मत जाना। लेकिन मैं अपनी बेटी का कमरा ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मैंने टॉर्च जलाई और बहुत धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एक अजीब सी ठंड मेरे पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का तापमान बाकी घर से कई गुना कम हो। मैंने टॉर्च की रोशनी बिस्तर पर डाली। सब कुछ सामान्य था। अलमारी बंद थी, खिलौने अपनी जगह पर रखे थे, लेकिन मीरा की गुड़िया जो हर रात उसके तकिए के पास रहती थी, वह इस बार कमरे के बीचों बीच फर्श पर खड़ी थी। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। मुझे साफ याद था, सोने से पहले मीरा ने उसे बिस्तर पर रखा था। मैं धीरे धीरे गुड़िया की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसे उठाने के लिए झुका, मेरे कानों में किसी बच्चे की बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ मैं था। और फिर वही हंसी दोबारा सुनाई दी, इस बार मेरे ठीक ऊपर से। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च छत की तरफ घुमाई। छत बिल्कुल खाली थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मुझे एक बात दिखाई दी। छत पर धूल जमी हुई थी और उस धूल के बीच ऐसे निशान बने थे जैसे कोई नंगे पैरों से छत पर चलता हुआ कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक गया हो। मेरी सांस अटक गई। इसी बीच खड़ी बाहर नेहा घबरा कर बोली, रवि जल्दी बाहर आओ। मैंने उसकी आवाज सुनी ही थी कि तभी धड़ाम, मीरा के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, इतनी जोर से कि पूरा कमरा हिल गया। अब मैं अंदर था और बाकी तीनों बाहर। रवि, नेहा लगातार आवाज पीट रही थी, दरवाजा खोलो। मैंने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से नहीं अंदर से पकड़ रखा हो। उसी समय मेरे ठीक पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई, टक टक। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। आवाज अब बिल्कुल मेरे पीछे आकर रुक गई, मेरी गर्दन के पीछे। फिर वही बर्फ जैसी ठंडी हवा महसूस हुई और इस बार एक बहुत बूढ़ी टूटी हुई आवाज मेरे कानों के पास फुसफुसाई, मैं ऊपर नहीं रहता, मुझे ऊपर बंद किया गया था। मेरे हाथ से टॉर्च छूटकर फर्श पर गिर गई।
कमरे में अंधेरा फैल गया। बाहर से नेहा और माँ की घबराई हुई आवाजें आ रही थी। मैंने टॉर्च जल्दी से उठाई। जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, मेरी नजर दीवार पर गई। दीवार पर नमी फैल चुकी थी और उस नमी पर धीरे धीरे जैसे किसी अदृश्य उंगली से शब्द लिखे जा रहे हों। मैं जड़ होकर देखता रहा। कुछ ही सेकंड में पूरा वाक्य दोहराया, ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बंद मत करना। मैं अभी उन शब्दों को पढ़ ही रहा था कि घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में ऊपर वाली मंजिल से फिर वही कदमों की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार एक जोड़ी नहीं, कई जोड़ी कदम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ मेरी टॉर्च की हल्की सी रोशनी कमरों की दीवारों पर कांप रही थी। लेकिन जो आवाज ऊपर से आ रही थी अब पहले जैसी नहीं थी। वो पहले ऐसा लगता था कि कोई एक व्यक्ति चलता है, अब ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे हों। टक 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 टक। हर कदम के साथ घर की हवा और ठंडी होती जा रही थी। बाहर से नेहा लगातार दरवाजा पीट रही थी। रवि, कुछ तो बोलो, तुम ठीक तो हो? मैंने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। तभी मेरी टॉर्च अपने आप टिमटिमाने लगी। रोशनी कभी जलती, कभी बुझती, और हर बार जब रोशनी बुझती तो मुझे एहसास होता कि कमरे में कोई मेरे करीब आ गया है। मैंने डरते डरते टॉर्च को फिर सामने किया। बुढ़िया जो कुछ देर पहले फर्श पर पड़ी थी, अब वह फिर से सीधी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दरवाजे की तरफ नहीं, मेरी तरफ था। उसकी कांच जैसी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे के बाहर कदमों की आवाज बंद हो गई। पूरे घर में एक बार फिर से सन्नाटा फैल गया, और इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। और तभी मीरा की आवाज आई, पापा। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। मीरा, बेटा वहीं रुको। लेकिन दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, पापा दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने राहत की सांस ली। मैंने सोचा शायद मीरा बाहर खड़ी है। मैंने फिर से हैंडल घुमाया। उसी समय माँ जोर से चिल्लाई, रवि दरवाजा मत खोलना, मीरा मेरे पास है। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अगर मीरा माँ के साथ थी तो फिर दरवाजे के बाहर उसकी आवाज कौन निकाल रहा था? फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल मीरा जैसी, लेकिन पहले से धीमी और अजीब। पापा, क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांति रही। फिर दरवाजे के नीचे बनी पतली सी दरार से धीरे धीरे किसी की उंगलियां अंदर आने लगी। लंबी, बहुत पतली और अस्वाभाविक रूप से सफेद। वे उंगलियां फर्श पर ऐसे रेंग रही थी जैसे किसी चीज को तलाश रही हो। मैं एक कदम पीछे हट गया। उंगलियां अचानक रुक गई। फिर उसी आवाज ने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं ऊपर वापस चला जाऊंगा, लेकिन अगली बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही दरवाजे के नीचे की दरार से आती हुई उंगलियां धीरे धीरे पीछे खिंच गईं। उसी पल धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने तुरंत टॉर्च बाहर डाली। गलियारा पूरी तरह खाली था। ना कोई इंसान, ना कोई परछाई, सिर्फ लकड़ी के फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान सीधे ऊपर वाली मंजिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस बार उनके साथ एक और चीज थी। सीढ़ियों की पहली पायदान पर धूल में किसी ने उंगली से सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अब मेरी बारी। मैं उन शब्द को पढ़ ही रहा था कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा, जो कई सालों से अपने आप कभी खुला नहीं था,
धीरे धीरे पूरी तरह खुल गया। इस बार किसी दस्तक की आवाज नहीं थी, ना कोई फुसफुसाहट, ना कोई कदमों की आहट, बस एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ डाली। गीले पैरों के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। एक एक निशान ऊपर वाले कमरे तक जा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। माँ, नेहा और मीरा तीनों नीचे खड़े थे। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रवि, अब जो भी करना है अकेले मत करना। मैंने मीरा को अपनी गोद में उठा लिया। पहली बार मैंने महसूस किया कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। वह चुप थी, लेकिन उसकी नजरें लगातार खुले दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसने बहुत धीरे से कहा, वो हमारा इंतजार कर रहा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उससे पूछा, कौन? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऊपर देखती रही। मैंने हिम्मत जुटाई और माँ के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। नेहा मीरा को लेकर नीचे वहीं रुक गई। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। ऊपर पहुंचकर मैंने टॉर्च कमरे के अंदर डाली। झूला अब बिल्कुल रुका हुआ था। अलमारी बंद थी, पलंग अपनी जगह पर था। सब कुछ वैसा ही, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। कमरे के बीचों बीच धूल से किसी ने गोल घेरा बनाया हुआ था। उस घेरे के अंदर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा उस घेरे में बहुत देर तक खड़ा रहा हो। मैं धीरे धीरे उस घेरे के पास पहुंचा। तभी माँ ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके अंदर मत जाना। मैं वहीं रुक गया। क्यों? माँ ने कांपती आवाज में कहा, जब तक कोई उस घेरे के बाहर रहता वह सुरक्षित रहता। मैंने नीचे फर्श की तरफ देखा। उसी समय उस गीले घेरे के बीच से धीरे धीरे पानी जैसा कुछ ऊपर उठने लगा, लेकिन वह पानी नहीं था, वह काला धुआं था। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठा और कुछ ही सेकंड में इंसान जैसी आकृति बनने लगा। मेरी टॉर्च कांपने लगी। मैं पीछे हट गया। धुआं पूरी तरह रुक गया। अब वह आकृति बिल्कुल स्थिर थी। चेहरा दिखाई नहीं देता, सिर्फ दो गहरी काली आंखें जहां आंखें होनी चाहिए थी। और तभी कमरे के बाहर से मीरा की आवाज आई, पापा। मैंने तुरंत पीछे देखा। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। मैं घबरा गया। नेहा, तुम इसे ऊपर के लिए लेकर आई? लेकिन नेहा कहीं दिखाई नहीं दी। सिर्फ मीरा अकेली खड़ी थी। माँ ने जैसे ही मीरा को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, रवि, उसके पैरों को देखो। मैंने कांपते हुए नजरें नीचे की और उसी पल मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी और उसके गीले पैरों के निशान दरवाजे से कमरे के अंदर नहीं आ रहे थे, बल्कि कमरे के अंदर से धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे थे। उस दृश्य को देखकर मेरी सांस जैसे वहीं रुक गई। मैंने फिर से मीरा के पैरों की तरफ देखा। माँ सही कह रही थी। ना उसके पैरों के नीचे कोई परछाई थी और ना ही गीले पैरों के निशान बाहर से अंदर आए थे। उल्टा वे निशान कमरे के बीच बने उस गोल घेरे से शुरू होकर सीधा मीरा के पैरों तक जा रहे थे। माँ ने कांपती आवाज में कहा, रवि, उससे कोई बात मत करना। लेकिन मैं एक पिता था। मैं अपनी बेटी को सामने खड़ा देखकर कैसे चुप रहता। मैंने धीरे से कहा, मीरा बेटा, मेरे पास आओ। मीरा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान उसकी नहीं थी। वह बिल्कुल वैसी मुस्कान थी जैसी कोई अजनबी इंसान किसी पुराने परिचित को देखकर करता है। उसने बहुत धीरे से कहा, पापा, मैं आ तो जाऊं, लेकिन ये मुझे आने नहीं देंगे। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैं एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। तभी कमरे के बीच बना काला धुआं तेजी से फैलने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरे कमरे में फैल गया। टॉर्च की रोशनी
धुएं में घुल गई। अब मुश्किल से 2-3 कदम आगे तक ही दिखाई दे रहा था। उसी धुएं के बीच किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी, टक टक। इस बार कदमों की आवाज हमारे चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मीरा ने अपनी गर्दन दाईं ओर घुमाई, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। फिर उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, ये कहते हैं ऊपर वाला कमरा उनका नहीं था। मैंने माँ की तरफ देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें पहली बार एक ऐसा सच बताया जिसे वे वर्षों से छिपाती आ रही थी। रवि, तुम्हारे दादाजी जिंदा थे। उन्होंने इस कमरे को बंद नहीं किया था, उन्होंने किसी को अंदर बंद किया था। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। किसे? माँ ने सिर हिलाया। मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन उस दिन के बाद इस कमरे से हर रात कदमों की आवाज आने लगी थी। इतने में कमरे के कोने में रखा पुराना झूला अपने आप हिलने लगा, धीरे फिर तेज और फिर इतनी तेज कि उसकी जंजीरें खड़खड़ाने लगी। खड़ खड़ खड़। मीरा की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने डर कर मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। वह रोते हुए बोली, पापा मुझे घर जाना है। मैं उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। मेरी टॉर्च भी बुझ गई। अब केवल झूले की आवाज आ रही थी और फिर उस कमरे में एक भारी टूटी हुई आवाज पहली बार सुनाई दी। जिसने मुझे बंद किया था उसका पूरा परिवार अभी पूरा बाकी है। आवाज खत्म होते ही किसी ने मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा। मैंने सोचा माँ होगी। मैंने बिना देखे कहा माँ, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी सांस सुनाई दी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे में घना अंधेरा था। टॉर्च मेरे हाथ से गिरकर बुझ चुकी थी। फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है। उसकी बर्फ जैसी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अचानक अंधेरे में दो धुंधली चमकती आंखें दिखाई दी। मैं डर के मारे उन्हें देखता ही रह गया। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना झूला अपने आप तेजी से हिलने लगा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसी आवाज के बीच एक भारी और टूटी हुई फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंची। मेरी तरफ मत देखो। मैं समझ नहीं पाया कि यह आवाज उसी अंधे की आकृति की थी या मेरे अंदर के डर की। मैंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। जैसे ही मेरी नजरें नीचे गईं, मेरे पैरों के पास एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर पड़ी दिखाई दी। कुछ पल पहले वहां उसे कुछ दिखाई भी नहीं था। मैंने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। वह हमारे परिवार की बहुत पुरानी तस्वीर थी। उसमें मेरे दादाजी खड़े थे, लेकिन उनके ठीक पीछे एक धुंधली काली आकृति भी दिखाई दे रही थी। मैं तस्वीर को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी धड़ाम, बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। माँ और नेहा घबराए हुए अंदर भागकर आए। माँ की नजर जैसे ही उस तस्वीर पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, ये तस्वीर अभी भी यही है? उन्होंने तस्वीर मेरे हाथ से ले ली। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसी समय कमरे के बीचों बीच फिर से काला धुआं उठने लगा। कमरे के बीचों बीच उठता हुआ काला धुआं अब पहले से कहीं ज्यादा घना हो चुका था। मैं, माँ और नेहा तीनों वहीं खड़े थे, लेकिन मीरा अचानक दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे सीने में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मीरा, मैं जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। मैंने टॉर्च उठाई और पूरे कमरे में रोशनी घुमाई। पलंग के नीचे, अलमारी के पीछे, खिड़की के पास वह कहीं नहीं थी। तभी ऊपर की लकड़ी की छत से किसी बच्ची के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। मेरी गर्दन अपने आप ऊपर उठ गई और जो मैंने देखा
उसने मेरी सांस रोक दी। मीरा छत से चिपकी हुई थी। उसके दोनों हाथ और पैर मकड़ी की तरह लकड़ी की छत पर फैले हुए थे। उसका सिर पूरी तरह नीचे झुका हुआ था और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी, लेकिन वह मेरी बेटी की आंखें नहीं थी। उनमें न मासूमियत थी न डर, सिर्फ एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। मीरा, नीचे आओ, मैंने चीखते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे अपना सिर दाईं ओर टेढ़ा कर लिया, इतना टेढ़ा जितना कोई इंसान कभी नहीं कर सकता। नेहा वहीं फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके पास मत जाना, अभी वो हमारी मीरा नहीं है। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। मैं अपनी बेटी को उस हालत में नहीं छोड़ सकता था। मैंने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, मीरा ने अचानक छत पर ही बहुत तेज रफ्तार में रेंगना शुरू कर दिया। उसके हाथ पैर लकड़ी से टकरा रहे थे। कुछ ही सेकंड में वह कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच गई और वहां जाकर बिल्कुल स्थिर हो गई। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसे बाहर मत निकालो। मैंने कांपते हुए पूछा, किसे? उसने अपनी उंगली कमरे के बीच उठते हुए काले धुएं की तरफ कर दी। उसी पल धुएं के अंदर तो लाल सी आंखें चमकती दिखाई दी। धीरे धीरे एक लंबा हाथ धुएं से बाहर निकला। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं। वे धीरे धीरे फर्श पर रेंगती हुई उस पुरानी तस्वीर की तरफ बढ़ने लगी जो अभी भी माँ के हाथ में थी। माँ अचानक घबरा गई। उन्होंने तस्वीर को अपनी छाती से कसकर लगा दिया और कांपती आवाज में बोली, यहीं उसे बांधे हुए है। मैंने पहली बार माँ की तरफ हैरानी से देखा। क्या मतलब? माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे से कहा, जब तक यह तस्वीर इस घर में है वह पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। इतना सुनना था कि पूरा घर जोर से कांप उठा। नीचे से बर्तन गिरने की आवाज आई। खिड़कियों के शीशे अपने आप हिलने लगे और उसी क्षण ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक आवाज बची थी। वह आवाज किसी के बहुत धीरे धीरे ताली बजाने की थी, लेकिन कमरे में हम तीनों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ताली की वह आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, आवाज कभी दाएं तरफ से आती तो कभी बाएं तरफ से, तो कभी बिल्कुल मेरे पीछे से। मैंने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई। कुछ भी नहीं था, फिर भी किसी की मौजूदगी हर पल महसूस हो रही थी। माँ ने तस्वीर को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उनके होठ कांप रहे थे। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, रवि, यह तस्वीर इसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैंने पूछा, इस तस्वीर में ऐसा क्या है? माँ ने जवाब देने की कोशिश ही की थी कि अचानक उनके हाथ से तस्वीर अपने आप छूट गई। ऐसा नहीं लगा कि किसी ने छीनी हो, बल्कि जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। तस्वीर हवा में उठी और धीरे धीरे कमरे के बीच बने उस काले धुएं की तरफ बढ़ने लगी। माँ, मैं बिना सोचे तस्वीर की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी कलाई जैसे बर्फ जैसी ठंडी चीज ने पकड़ ली हो। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैंने टॉर्च उसी तरफ घुमाई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन मेरी कलाई पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे। उसी पल धुएं के अंदर से फिर वही भारी आवाज आई, उसे वापस कर दो। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। मीरा अब भी छत के कोने में बिल्कुल चुप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार उस तस्वीर का पीछा कर रही थी। अचानक उसने जोर से चीख मारी, इतनी तेज कि मेरे कान सुन पड़ गए। उसकी चीख के साथ ही तस्वीर हवा से नीचे गिर पड़ी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे उठा लिया। जैसे ही तस्वीर मेरे हाथ में आई, धुएं के भीतर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों पर महीन दरारें पड़ने लगी। पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। उसके अंदर से
दर्जनों पुराने कागजात उड़ते हुए बाहर निकल आए। वे पूरे कमरे में चक्कर काटने लगे। उनमें से एक कागज मेरे चेहरे से टकराया। मैंने उसे पकड़ लिया। वह बहुत पुराना था, उस पर धूल जमी हुई थी। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, ऊपर मंजिल का कमरा हमेशा बंद रखा जाए। किसी भी परिस्थिति में आधी रात के बाद यह दरवाजा नहीं खोला जाएगा। नीचे स्याही में लगभग मिट चुकी थी, लेकिन आखिरी पंक्ति अब भी पढ़ी जा सकती थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और जैसे ही पढ़ा मेरे हाथ कांपने लगे। उस पर लिखा था, अगर यह कमरा खुल गया तो वह पहले परिवार के सबसे छोटे सदस्य को अपना बनाएगा। मैंने तुरंत ऊपर देखा, छत का कोना। वहां कुछ सेकंड पहले मीरा बैठी थी, अब खाली थी। मीरा कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और उसी समय मेरे कान के बिल्कुल पास बहुत धीमी आवाज में आई, पापा। मैंने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज इस बार बिस्तर के नीचे से आई, पापा मैं यहाँ हूँ। मैंने कांपते हुए टॉर्च नीचे झुकाई और जैसे ही रोशनी पलंग के नीचे पहुंची, मेरी सांस वहीं अटक गई। लेकिन पलंग के नीचे मीरा नहीं थी, वहां सिर्फ उसकी वही पुरानी गुड़िया पड़ी थी। वह गुड़िया जो कुछ देर पहले कमरे के बीच में खड़ी थी। मैंने जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गुड़िया के पीछे एक पुराना कपड़ा दिखाई दिया। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला। वह एक पुरानी डायरी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर धूल जमी हुई थी। माँ ने जैसे ही डायरी देखी, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये डायरी तुम्हारे दादाजी की है। मैंने तुरंत डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर घर की बातें लिखी थी, लेकिन आखिरी कुछ पन्नों में वही बात थी जिसका डर इतने सालों से इस घर में छुपा हुआ था। दादाजी ने लिखा था, मैंने गलती कर दी। जिस चीज को मैंने इस कमरे में बंद किया था वह कोई दुश्मन नहीं था। वह इस घर से जुड़ी एक अधूरी आत्मा थी जिसे शांति चाहिए थी। मैं पन्ने पलटते गया। आगे लिखा था, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द और गुस्सा उसे भटका रहा था। जब तक उसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं होगी, वह इस घर से नहीं जाएगी। यह पढ़कर मैं हैरान रह गया। इतने दिनों से जिसे हम खतरा समझ रहे थे, शायद वह सिर्फ अपनी बात कहना चाहती थी। तभी कमरे में फिर ठंडी हवा चलने लगी। चूल्हा अपने हाथ हिलने लगा। काले धुएं की आकृति फिर से हमारे सामने बनने लगी, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसा गुस्सा नहीं था। बस वह चुपचाप हमें देख रही थी। माँ आगे बढ़ी। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस पछतावा था। उन्होंने कहा, इतने सालों से तुम यही कहते, हमें तुम्हारी सच्चाई जाननी चाहिए थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर उस आकृति से धीमी आवाज आई, मुझे सिर्फ याद किया जाना था। मेरी आंखें उस पुरानी तस्वीर पर गईं। तस्वीर में जो धुंधली आकृति थी, अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखाई देने लगा था। वह कोई राक्षस नहीं था, वह एक दुखी चेहरा था। एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी अधूरी रह गई थी। मीरा धीरे धीरे हमारे पास आई। अब उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, पापा इन्हें दर्द हो रहा है। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह आत्मा हमें डराने नहीं बल्कि अपनी अधूरी कहानी बताने आई थी। लेकिन तभी कमरे की दीवारें फिर से कांपने लगी। काला धुआं अचानक तेज हो गया। आकृति दर्द से पीछे हटने लगी। माँ ने घबरा कर कहा, कुछ गलत है। मैंने डायरी को ध्यान से देखा। आखिरी पन्ना अब भी बंद था। उस पर लिखा था, अंतिम सच जानने के बाद ही यह आत्मा मुक्त होगी। मैंने धीरे धीरे वह आखिरी पन्ना खोला और उसमें जो लिखा था वह इस पूरे रहस्य का आखिरी राज था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। कुछ पल तक मैं सिर्फ उस पन्ने को देखता रहा, क्योंकि जो लिखा था उसे पढ़ने की हिम्मत जुटाना आसान नहीं था। उस पर लिखा था, जिसे सबने डर समझा वह इस घर का सबसे बड़ा डर था। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। दादाजी ने लिखा था, आज से
कई साल पहले इस घर में एक बच्चा रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत शांत और मासूम था। एक रात इस घर में लगी आग के बाद वह इस कमरे में फंस गया। हम उसे बचा नहीं पाए। मेरे हाथ से डायरी लगभग छूट गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तुम्हारे दादाजी ने यह बात सबसे छुपा ली थी। मैं आगे पढ़ने लगा। उस दिन के बाद अर्जुन की आत्मा इस घर से जुड़ गई। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अकेलेपन और दर्द ने उसे बेचैन कर दिया। मैंने उसकी आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण मैंने इस कमरे में बंद कर दिया। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। कमरे में खड़ी वह काली आकृति अब बिल्कुल शांत थी। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वह किसी डरावने प्रेत जैसा नहीं था, बस एक उदास चेहरे वाला बच्चा था। मीरा धीरे धीरे उसके पास बढ़ी। मैंने तुरंत उसे रोकना चाहा, लेकिन वह रुककर बोली, पापा, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने उस आकृति की तरफ देखा और धीरे से कहा, आप बहुत अकेले थे ना? कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। चूल्हा अपने आप हिलने लगा और उस आत्मा की आंखों से जैसे आंसू की बूंदें गिरने लगी। फिर पहली बार उसकी आवाज नरम थी। मैं बस घर जाना चाहता था। यह सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। इतने सालों से वह इस घर में कैद थी, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि अधूरी कहानी की वजह से। माँ ने डायरी का एक छोटा सा पन्ना पलटा। वहां लिखा था, जिस दिन परिवार मिलकर उसे अपना मानकर विदाई देगा, उसी दिन वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही माँ ने यह पढ़ा, कमरे में अचानक तेज अंधेरा फैल गया। दीवारें कांपने लगी। वह आत्मा अचानक दर्द से पीछे हट गई। मैंने देखा उसके पीछे एक और काली परछाई खड़ी थी। वह अर्जुन नहीं था, वह कुछ और था। एक ऐसा अंधेरा जिसने इतने सालों से इस दर्द को और बढ़ा रखा था। माँ डर कर बोली, यही वजह थी कि वह मुक्त नहीं हो पा रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? माँ ने कांपती आवाज में कहा, इस घर की नकारात्मक शक्ति जिसने अर्जुन की आत्मा को बांध रखा था। अचानक वह काली परछाई हमारी तरफ बढ़ने लगी। मीरा डर कर मेरे पीछे छिप गई। नेहा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने डायरी को कसकर पकड़ लिया। अब मुझे समझ आ गया था, हमें सिर्फ अर्जुन को मुक्त नहीं करना, हमें उस अंधेरे का सामना भी करना है जिसने इस घर को इतने सालों से कैद कर रखा था। और उसी पर ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लेकिन इस बार हम डरकर बाहर नहीं भागे, क्योंकि अब हमें पता था इस घर की आखिरी रात शुरू हो चुकी थी। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस कमरे के अंदर अब इस घर का आखिरी सच सामने आने वाला था। कमरे के चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। सिर्फ मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी थी जो बार बार कांप रही थी। मेरी बेटी मीरा मेरा हाथ पकड़े हुई थी। नेहा माँ के पास खड़ी थी और सामने वह काली परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा भारी होने लगा था। दीवारों से पुराने कागज गिरने लगे। झूला अपने आप तेजी से हिलने लगा। अचानक वह काली परछाई एक भारी आवाज में बोली, यह घर मेरा है, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार था। मैंने डायरी को हाथ में उठाया और कहा, नहीं, यह घर किसी का कैद खाना नहीं है। आज जो हुआ उसका अंत होगा। इतना कहते ही कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा अंदर आने लगी। वह काली परछाई हमारी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अर्जुन की आत्मा उसके सामने आ गई। पहली बार वह डरावनी नहीं लग रही थी, उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत सालों तक मैंने तुम्हारा डर सहा, अब नहीं। दोनों परछाइयां आमने सामने थीं। पूरा कमरा कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे घर की पुरानी दीवारें भी इस लड़ाई को महसूस कर रही हूं। मैंने डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, किसी आत्मा को मुक्ति से डर नहीं,
प्यार और सच्चाई से मिलती है। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। हम सब ने मिलकर अर्जुन के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे कमरे की हवा बदलने लगी। काली परछाई कमजोर होने लगी। उसकी आवाज अब पहले जैसी भारी नहीं रही थी। वह गुस्से में चीखने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अब उसकी ताकत खत्म हो रही थी। कुछ ही पलों में वह धुएं की तरह हवा में फैलने लगी और फिर एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सब कुछ शांत हो गया। झूला रुक गया, हवा रुक गई और पहली बार उस कमरे में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। अर्जुन की आत्मा हमारे सामने खड़ी। अब वह एक छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। उसने मीरा की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, धन्यवाद मुझे याद रखने के लिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अब तुम्हें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। अर्जुन धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। जाने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, अब इस घर में डर की नहीं, खुशियों की आवाज आएगी। और अगले ही पल वह हमेशा के लिए गायब हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में आई तो वर्षों बाद उस घर में एक अलग ही एहसास था। ऊपर वाला कमरा अब भी वहीं था, लेकिन जब वहां कोई दस्तक नहीं होती थी, ना कोई कदमों की आवाज, ना कोई परछाई, हमने उस कमरे को साफ किया और वहां एक छोटी सी जगह बनाई जहां अर्जुन की याद हमेशा बनी रहे। उस दिन के बाद हमारा परिवार फिर कभी उस डर में नहीं जिया। लेकिन आज भी जब कभी रात के 1:40 होते हैं तो मैं कुछ पल के लिए रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे वह पुरानी आवाज याद आती है, टक टक। लेकिन अब उस आवाज से डर नहीं होता, क्योंकि अब मुझे पता था उस आवाज डर की नहीं होती। कुछ आवाजें सिर्फ मुक्ति का इंतजार करती हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें नई और डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और आज के हमारे खास सब्सक्राइबर जिन्होंने अपना नाम कमेंट किया है, गुरजीत संधू जी, फिरोजपुर पंजाब से, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली हॉरर स्टोरी में लिया जाए तो नीचे कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। हो सकता है अगली कहानी में आपका नाम भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।